हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर सीरीज में। आइए देखते हैं पहले कुछ चर्चित हेडलाइंस। पहली न्यूज़ है, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन लंदन में किया गया। और नई दिल्ली में इंडिया फेम 2022 सम्मेलन का आयोजन, यानी इंडिया फेम सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। अगली न्यूज़ है, फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरोड़ा साईराम को शेवेलियर डी आर्ट्स एट डेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगली न्यूज़ है, उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई। अगली न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लोगों को 10% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है। अगली न्यूज़ है, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम चरण नेगी ने बैलेट पेपर से मतदान किया। आइए हम लोग इन्हीं के बारे में अब डिटेल से देखते हैं। पहली न्यूज़ से शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन में किया गया। आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। 7 से 9 नवंबर 2022 तक लंदन में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन किया जा रहा है। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? लंदन में किया जा रहा है। कहाँ? लंदन में। यह दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनियों में से एक है। ये दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनियों में से एक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य विभिन्न पर्यटन उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करना है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य विभिन्न पर्यटन उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करना है। और इसकी थीम क्या है? थीम है द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ। थीम क्या है? द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ इसकी थीम है। जब भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 में भागीदारी करेगा। इसमें भागीदारी कौन कर रहा है? भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय जो है वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 में भागीदारी कर रहा है। पर्यटन मंत्रालय के अनुसार प्रदर्शनी में भारत स्वयं को पर्यटन के लिए पसंदीदा देश के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी पर्यटन मंत्रालय के अनुसार प्रदर्शनी में भारत स्वयं को पर्यटन के लिए पसंदीदा देश के रूप में प्रस्तुत किया है। और 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी में भारतीय मंडप में विभिन्न राज्य सरकारें, कई केंद्रीय मंत्रालय, टूर ऑपरेटर सहित कुल 16 हितधारक भाग ले रहे हैं। यानी 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी में भारतीय मंडप में विभिन्न राज्य सरकारें, कई केंद्रीय मंत्रालय, टूर ऑपरेटर सहित कुल 16 हितधारक भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? चिकित्सा यात्रा, सभी सुविधाओं से सुसज्जित रेलगाड़ियों सहित पर्यटन से जुड़ी सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष प्रस्तुत करना है। इसका उद्देश्य चिकित्सा यात्रा, सभी सुविधाओं से सुसज्जित रेलगाड़ियों सहित पर्यटन से जुड़ी सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष प्रस्तुत करना है। वर्ष 2019 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पादन में यात्रा और पर्यटन क्षेत्र का योगदान 5.19% रहा है। यानी वर्ष 2019 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पादन में यात्रा और पर्यटन क्षेत्र का योगदान कितना रहा? 5.91% रहा। कितना योगदान रहा? 5.19% योगदान रहा था 2019 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पादन में यात्रा और पर्यटन क्षेत्र का। भारतीय पर्यटन क्षेत्र लगभग 8 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर देती है। कितना? लगभग 8 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर देती है। आइए हम लोग अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है, नई दिल्ली में इंडिया फेम 2022 सम्मेलन का आयोजन। आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल देखते हैं। 2 से 3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन इंडिया फेम 2022 का आयोजन किया गया। यानी इंडिया फेम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इंडिया फेम 2022 का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। इंडिया फेम 2022 का सम्मेलन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। यह 12वां संस्करण है। कौन सा संस्करण था? 12वां संस्करण है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है विजन 2030, रसायन और पेट्रो रसायन के माध्यम से भारत निर्माण है। थीम क्या है? विजन 2030, रसायन और पेट्रो रसायन के माध्यम से भारत निर्माण है।
इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने। किसने? केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इंडिया फेम 2022 का मुख्य उद्देश्य जो है, देश के रसायन उद्योगों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने, इस क्षेत्र में निवेश और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। इंडिया फेम 2022 का मुख्य उद्देश्य जो है, देश के रसायन उद्योग में भारत को आत्मनिर्भर बनाने, इस क्षेत्र में निवेश और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। और रसायन क्षेत्र में निवेश, नवाचार, बुनियादी ढांचे और वैश्विक स्तर पर भारत को अधिक मजबूत बनाने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का क्यों आयोजन किया गया है? जो रसायन क्षेत्र है उसमें निवेश, नवाचार, बुनियादी ढांचे और वैश्विक स्तर पर भारत को अधिक मजबूत बनाने के लिए इसका आयोजन किया गया है, इस सम्मेलन का। और भारत का रासायनिक उद्योग जो है अत्यंत विविध है। कैसा है भारत का रासायनिक उद्योग? अत्यंत विविध है। इसे मोटे तौर पर थोक रसायनों, विशेष रसायनों, कृषि रसायनों, पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर एवं उर्वरकों में वर्गीकृत किया गया है। किसमें वर्गीकृत किया गया है? थोक रसायनों, विशेष रसायनों, कृषि रसायनों, पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर एवं उर्वरकों में वर्गीकृत किया गया है। अगर देखते हैं विश्व स्तर पर जो भारत जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और चीन के बाद कृषि रसायन का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यानी विश्व स्तर पर भारत जो है कृषि रसायन का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पहले नंबर पर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर जापान है। दूसरे नंबर पर कौन है? जापान है। तीसरे नंबर पर चीन है। और भारत जो है चौथे नंबर पर है। कृषि रसायनों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। और भारत विश्व में रसायनों का छठा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत जो है विश्व में रसायनों का छठा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत जो है रंगों या डाई, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं, दूसरा सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक है। यह वैश्विक उत्पादन का 16% हिस्सा है। यानी भारत रंगों या जिसे हम आम भाषा में डाई बोलते हैं का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक है। यह वैश्विक उत्पादन का 16% हिस्सा है। भारत वैश्विक स्तर पर रसायनों के निर्यात और आयात में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आइए हम लोग अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है, फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरोड़ा साईराम को शेवेलियर डी आर्ट्स डेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। कर्नाटक गायक, संगीतकार, मानवतावादी और वक्ता अरोड़ा साईराम क्या हैं? एक कर्नाटक के गायक हैं, संगीतकार, मानवतावादी और एक वक्ता हैं। इन्हें क्या मिला? इन्हें फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान शेवेलियर डी आर्ट्स डेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी अरोड़ा साईराम को शेवेलियर डी आर्ट्स डेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी शेवेलियर डी आर्ट्स डेस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अरोड़ा साईराम को। यह फ्रांस सरकार का सर्वोच्च सम्मान है। यानी फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान जो है शेवेलियर डी आर्ट्स डेस पुरस्कार से अरोड़ा साईराम को सम्मानित किया गया है। अरोड़ा साईराम जो है कर्नाटक के गायक हैं, संगीतकार हैं, मानवतावादी हैं और एक वक्ता हैं। अरोड़ा साईराम को यह पुरस्कार न केवल उनके गायन कौशल के लिए बल्कि भारत फ्रांस संबंधों के विकास में उनके योगदान के लिए भी चुना गया है। भारत फ्रांस संबंधों के विकास में उनके योगदान के लिए भी चुना गया है। और अरोड़ा साईराम ने अपनी माँ राजलक्ष्मी सेथुरमन के तहत शास्त्रीय प्रशिक्षण शुरू किया था। किसके तहत प्रशिक्षण शुरू किया गया था? माँ राजलक्ष्मी सेथुरमन के तहत शास्त्रीय प्रशिक्षण शुरू किया था। और अरोड़ा साईराम को केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है और संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। और संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष भी रहे। यानी अरोड़ा साईराम जो है संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था। हम लोग अगली न्यूज़ देखते हैं। उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई। क्या है? उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई। हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। यानी मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है? मोहन यादव हैं। मोहन यादव ने
मध्य प्रदेश के उज्जैन में 300 साल पुरानी जीवाजी वेधशाला में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी है। यानी मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में 300 साल पुरानी जीवाजी वेधशाला में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई। यानी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी क्या है? दुनिया की पहली वैदिक घड़ी, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला कहाँ रखी गई? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 300 साल पुरानी जीवाजी वेधशाला में। कहाँ? मध्य प्रदेश के उज्जैन में 300 साल पुरानी जीवाजी वेधशाला में। और जीवाजी वेधशाला का निर्माण किसने किया था? जयपुर के महाराजा सवाई राजा जयसिंह ने करवाया था। जो जीवाजी वेधशाला है इसका निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई राजा जयसिंह ने 1719 कब 1719 में करवाया था। और 1.62 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाली घड़ी का उद्देश्य लोगों को वैदिक समय की गणना से परिचित कराना है। जो है वैदिक घड़ी बनाई जा रही है इसकी अनुमानित लागत कितनी है? 1.62 करोड़ रुपए। कितनी है? 1.62 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लोगों को वैदिक समय की गणना से परिचित कराना है। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को वैदिक समय की गणना से परिचित कराना है। और यह विश्व की पहली वैदिक घड़ी का गणना केंद्र जो है माने गए उज्जैन के जंतर मंतर यानी जीवाजी वेधशाला में अगले वर्ष मार्च 2022 को गुड़ी पड़वा पर लगाई जाएगी। कब लगाई जाएगी? 22 मार्च को गुड़ी पड़वा पर लगाई जाएगी। जिस टावर पर घड़ी होगी उसके ज़मीन का भूमि पूजन किया गया है। और वैदिक घड़ी जो है समय की वैदिक गणना पर आधारित होगी, जिसमें दिन के 24 घंटों को मुहूर्त में बांटा गया है। यानी वैदिक घड़ी समय की वैदिक गणना पर आधारित होगी, जिसमें दिन के 24 घंटों को मुहूर्त में बांटा गया है। वैदिक घड़ी सूर्य की स्थिति के साथ तालमेल बिठाएगी। और वैदिक घड़ी रीडिंग के लिए एक समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन होगा और नागरिक इसका उपयोग अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टेलीविज़न और अन्य उपकरणों में कर सकेंगे। आइए अगली न्यूज़ देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS के लोगों को 10% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS के लोगों को 10% आरक्षण का प्रावधान बरकरार रखा है। आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS के कोटे पर अपना फैसला सुना दिया है। इसमें क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को 10% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा। इसमें 5 जजों की बेंच में 3 जजों ने संविधान के 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना है। यानी 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने यह फैसला सही माना। कितने? 3 जजों की बेंच ने संविधान को 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना है। आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103 संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीश की पीठ ने संविधान के 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा, जो प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रदान करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीश की पीठ ने संविधान के 103वें संविधान संशोधन 2019 की वैधता को बरकरार रखा, जो प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण प्रदान करता है। जो 3 न्यायाधीश कौन कौन से थे? जस्टिस दिनेश माहेश्वरी हैं, बेला त्रिवेदी हैं, JB पाद्रीवाला ने संविधान संशोधन अधिनियम को बरकरार रखा और 2 न्यायाधीशों ने इस पर असहमति जताई। जो 3 न्यायाधीश जो सहमत थे इस फैसले से उनका क्या नाम है? जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। क्या नाम है? जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। और बेला त्रिवेदी और JB पाद्रीवाला। 3 न्यायाधीश कौन से हैं? जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी और JB पाद्रीवाला। क्या नाम है तीनों न्यायाधीशों का? जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी, JB पाद्रीवाला ने संविधान संशोधन अधिनियम को बरकरार रखा और 2 न्यायाधीशों ने इस पर असहमति भी जताई। और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट ने कानून को भेदभावपूर्ण और बुनियादी ढांचे का उल्लंघन बताते हुए इस पर असहमति व्यक्त की। असहमति कौन व्यक्त की? न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट ने क्या कहा? कानून को भेदभावपूर्ण और बुनियादी ढांचे का उल्लंघन बताते हुए इस पर असहमति व्यक्त की। और मुख्य न्यायाधीश
यू ललित ने भी न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट के विचार से सहमति व्यक्त की। यानी जो मुख्य न्यायाधीश यू ललित हैं, ये भी न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट के विचार पर सहमति व्यक्त की। और याचिकाकर्ता ने AWS कोटे के कई पहलुओं पर सवाल उठाया था, जिसमें यह भी शामिल था कि जो 1992 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित आरक्षण पर 50% की राष्ट्रीय सीमा को कैसे पार कर सकता है और क्या इसने संविधान के मूलभूत ढांचे को बदल दिया है। यानी जो याचिकाकर्ता थे वो AWS कोटे के कई पहलुओं पर सवाल उठाया था, जिसमें 1992 का इंदिरा शाहनिवास केस भी था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट यह कहा था कि निर्धारित आरक्षण पर 50% की राष्ट्रीय सीमा होगी। तो और उसके बाद वर्ष 2019 में 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया। जो 103वां संविधान संशोधन लाया गया था, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया था। इसके तहत संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) को शामिल किया गया था। यानी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) को शामिल किया गया था, ताकि अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जा सके। अनुच्छेद 15(6) के तहत सरकारी कॉलेजों में प्रवेश के लिए और अनुच्छेद 16(6) के तहत सरकारी नौकरियों में 10% के आरक्षण का प्रावधान किया गया। संशोधन ने राज्य सरकारों को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण प्रदान करने का अधिकार दिया गया। यानी इस संशोधन से राज्य सरकारों को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण प्रदान करने का अधिकार दिया गया। आइए हम लोग अगली न्यूज़ देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्यामचरण नेगी ने बैलेट पेपर से मतदान किया। आइए हम लोग इसका डिटेल से देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्यामचरण नेगी ने हिमाचल प्रदेश के कल्पा में अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर पर 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया। यानी स्वतंत्र भारत के क्या हैं पहले मतदाता कौन है? श्यामचरण नेगी। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्यामचरण नेगी ने कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के कल्पा में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के कल्पा में अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया। वोट डालने के बाद श्यामचरण नेगी ने कहा, मतदान लोकतंत्र का महापर्व होता है। श्यामचरण नेगी ने वोट डालने के बाद क्या कहा कि मतदान लोकतंत्र का महापर्व होता है और ये हम सभी का अधिकार है कि मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। हम सभी को मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के सबसे उम्रदराज मतदाता नेगी की प्रशंसा की है। और 34वीं बार मतदान करने वाले नेगी ने पहली बार 2 नवंबर को डाक मतपत्र के माध्यम से वोट डाला। यानी नेगी कितनी बार मतदान की? अब की बार 34वीं बार मतदान किए हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? जुलाई 1917 में इनका जन्म हुआ था। या 1951 से लेकर अब तक 16 बार जो है लोकसभा के चुनाव में मतदान कर चुके हैं। यानी 1951 से लेकर अब तक 16 बार जो है लोकसभा के चुनाव में मतदान कर चुके हैं और 1951 से हर चुनाव में मतदान किया है। 106 वर्ष की आयु होने के बाद भी मतदान करने के प्रति उनका जज्बा इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण में एक एक मत की कितनी महत्ता होती है। हम लोगों ने कुछ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और पुरस्कार से संबंधित कुछ न्यूज़ डिटेल देखें। आइए हम तो अब सिंगल वन लाइनर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहली वन लाइनर क्वेश्चन में एक पुस्तक है विनिंग द इनर बैटल पुस्तक के लेखक कौन है? विनिंग द इनर बैटल पुस्तक के लेखक शेन वाटसन है। कौन है? शेन वाटसन। यानी विनिंग द इनर बैटल जो पुस्तक के लेखक शेन वाटसन है। और 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। और राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया गया। और 15वीं एशियाई रगन चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत दक्षिण कोरिया में की गई। 15वीं एशियाई रगन चैंपियनशिप की शुरुआत दक्षिण कोरिया में की गई। और सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना। यानी सोने की एक समान कीमत वाला राज्य कौन बना? केरल बना। और ऑस्ट्रिया फिल्म कौन सी? ऑस्ट्रिया फिल्म आल्मा एंड आस्कर से IFFI की शुरुआत होगी। IFFI की शुरुआत किससे होगी? ऑस्ट्रिया फिल्म
आल्मा एंड आस्कर से होगी। और भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। और उसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लोगों का अनावरण किया है। और तमिलनाडु राज्य ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया। यानी जो हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किसने किया? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने। हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किसने किया? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने किया। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व यह कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है। ये हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने किया है, तमिलनाडु में है। और फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? रिलायंस इंडस्ट्री। यानी जो रिलायंस इंडस्ट्री है यह भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार। ये फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? रिलायंस इंडस्ट्री है। आइए हम लोग एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं सारी खबरें। यानी वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन में किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न पर्यटन उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करना है। इसकी थीम है द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ है। थीम क्या है? द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ है। और नई दिल्ली में इंडिया फेम 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया। यानी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया फेम 2022 का आयोजन किया गया। यह 12वां संस्करण था। इसकी थीम क्या है? विजन 2030 रसायन और पेट्रो रसायन के माध्यम से भारत निर्माण। थीम क्या है? विजन 2030 रसायन और पेट्रो रसायन के माध्यम से भारत निर्माण है। और उसके बाद फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरोड़ा साईराम को शेवेलियर डी आर्ट्स एट डेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरोड़ा साईराम को शेवेलियर डी आर्ट्स एट डेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई। कहाँ? दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला उज्जैन में रखी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लोगों को 10% आरक्षण का प्रावधान बरकरार रखा है। और उसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम चरण नेगी ने बैलेट पेपर से मतदान किया। यानी स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम चरण नेगी ने बैलेट पेपर से मतदान किया। उसके बाद कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को भी रिवाइज कर लेते हैं। विनिंग द इनर बैटल पुस्तक के लेखक कौन है? शेन वाटसन। यानी विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक के लेखक शेन वाटसन है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर। 15वीं एशियाई रगन चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत दक्षिण कोरिया ने की। सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरल। और 9 नवंबर को ही उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया। और राष्ट्रीय फिल्म आल्मा एंड आस्कर से IFFI की शुरुआत होगी। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। और उसके बाद तमिलनाडु राज्य ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया। यानी हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किसने किया? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने। यह तमिलनाडु में स्थित है। और फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री जो है भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी जो है भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।